मुझे बैंकाली का 35 साल तजर्बा है मिस्टर वेलिस, ऑकलैंड ने जवाब दिया। एंजेला की उम्र 24 साल है और कम से कम मुझे वो नॉर्मल मालूम होती है। उसे ये हक हासिल है कि अपनी दौलत जिस तरह चाहे खर्च करे, लेकिन हेनरी थॉर्सन और मैं बहुत करीबी दोस्त थे, एक दूसरे पर एतमाद करते थे। मैंने उससे वादा किया था कि अगर उसे कुछ हो गया तो मैं एंजेला का पूरा ख्याल रखूंगा। अब मिसेस थॉर्सन भी मेरी अजीज दोस्त हैं और माली उमूर में मेरे मशवरों पर भरोसा करती हैं। इन मखसूस हालात में मैं उन्हें एंजेला के बारे में बताते हुए बहुत हिचकिचाया, क्योंकि पेशा वाराना अखलाक व जवाबित के तहत हर अकाउंट होल्डर के बारे में राजदारी से काम लेना मेरी जिम्मेदारी है। इसी हिचकिचाहट की वजह से मैं 10 माह खामोश रहा, मगर रकम बराबर निकाली जाती रही तो मैंने अपना फर्ज समझा कि मिसेस थॉर्सन को होशियार कर दूं और उन्हें मशवरा दूं कि ब्लैकमेलिंग के खदशे के पेश नज़र इस बात की तहकीकात कराना ज़रूरी है। मैं समझ गया। मैंने सर हिलाया। ये जहन में रखना कि जो कुछ मैंने बताया है उसे पोशीदा रहना चाहिए। ऐसा ही होगा, मैंने जवाब दिया। उसकी माँ ने कहा है कि एंजेला से किसी हाल में भी ना मिलूं, ना उससे बात करूं, लेकिन मेरा उससे सूरत आशना होना ज़रूरी है। फिर उसे कैसे देखूं? बहुत आसान बात है, ऑकलैंड ने कहा। कल वो रकम निकलवाने आएगी। मैं ऐसा इंतज़ाम कर दूंगा कि जब वो आए तो तुम्हें उसकी निशानदही कर दी जाए। बहुत मुनासिब है। तो मैं किस वक्त आऊं? वो हमेशा 10 बजे आती है। मेरा मशवरा है कि तुम 9:45 आ जाना और लॉबी में इंतज़ार करना। मैं मिस क्रिच से कह दूंगा कि जब वो आए तो तुम्हें इशारा कर दें। ऑकलैंड की मेज़ पर रखा इंटरकॉम बजने लगा। उसने रिसीवर उठाया, बात सुनी और कहा कि 3 मिनट के बाद भेज देना। फिर उसने मेरी तरफ देखा। मुझे अफसोस है मिस्टर वेलिस, मगर मैं तुम्हें मज़ीद वक्त नहीं दे सकता। अगर कोई और बात हो तो मुमकिन है दोबारा बात करने की ज़रूरत पड़े। मैं खड़ा हो गया, मगर सरे दस्त मैं और वक्त नहीं लूँगा। कल मैं 9:45 आऊँगा। मुझे उम्मीद है कि तुम ये मसला जल्द हल कर लोगे। ऑकलैंड ने खड़े होकर मुझसे हाथ मिलाया। मैंने तुम्हारी एजेंसी की बहुत तारीफ सुनी है। कल की सुबह ज़रूर दिलचस्प साबित होगी, मैंने सोचा। मैं एंजेला थॉर्सन को देखने के लिए बेचैन था। मैंने अपनी रिपोर्ट ग्लेंडा को सुनाई। वो दरमियान में गाहे गाहे कुछ लिखती रही। मिसेस थॉर्सन चाहती हैं कि तहकीकात में ज़्यादा वक्त ना लिया जाए, मैंने आखिर में कहा। शायद उनका ख्याल है कि हमारी फीस बहुत ज़्यादा है। सबको यही गिला होता है, मगर वो फिर भी हमारे पास आते हैं। ग्लेंडा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अब तुम्हारा अगला कदम क्या होगा? बैंक जाना, एंजेला का ताक़ुब करना, ये देखना कि वो रकम किसे देती है, और किस्मत ने साथ दिया तो अमूमी हालात मालूम करना, मैंने जवाब दिया। मैंने एंडरसन को ताकीद की है कि वो मिस्टर थॉर्सन के बारे में मालूमात फराहम करे। ग्लेंडा से रुखसत होकर मैं अपना ऑफिस आया तो एंडरसन कुछ टाइप कर रहा था। मैंने उसे मिसेस थॉर्सन और ऑकलैंड से अपनी मुलाकात का हाल बताया। ये है अब तक की रुदाद, मैंने आखिर में कहा। लेकिन ये बात मुझे उलझा रही है कि मिसेस थॉर्सन अपनी बेटी की कुछ परवाह नहीं करती और ना एंजेला उनकी करती है, लेकिन इसके बावजूद वो एक बड़ी फीस अदा करके हमसे ये तहकीकात कराना चाहती हैं कि एंजेला को ब्लैकमेल किया जा रहा है या नहीं। मैं जानना चाहता हूँ ऐसा क्यों है। इस मामले में कोई बात ऐसी है जो मुझे परेशान कर रही है। तो क्या ये हमारा दर्द सर है? एंडरसन ने पूछा। हमें तो सिर्फ ये मालूम करना है कि उसकी बेटी को ब्लैकमेल किया जा रहा है या नहीं, और किया जा रहा है तो क्यों। मिसेस थॉर्सन के मकसद से हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरा ख्याल है कि ये बात इस केस को बहुत दिलचस्प बना सकती है। यूं हम बहुत एहतियात से काम लेंगे। मैं बैंक जाऊंगा और ऑकलैंड के इशारे का मुंतज़िर रहूंगा। तुम बाहर इंतज़ार करना, मैं तुम्हें इशारा कर दूंगा। तुम एंजेला का ताक़ुब करना। हम दोनों के पास कार है, मैं भी पीछे लगा रहूंगा। हमें किसी सूरत उसे नज़रों से ओझल नहीं होने देना। वो ब्लैकमेलर तक हमारी रहनुमाई कर सकती है। ठीक है, मुमकिन है ये इतना ही आसान साबित हो। अब तुम बताओ, तुमने क्या मालूम किया? मैंने थॉर्सन के बारे में हेरोल्ड का तमाम रिकॉर्ड देखा, एंडरसन ने बताया। थॉर्सन बहुत बड़ा आदमी था। थॉर्सन एंड चार्टरीज नामी कंपनी का सीनियर पार्टनर था। शहर का सबसे बड़ा स्टॉक होल्डर था। इस कंपनी की एक ब्रांच न्यूयॉर्क में भी है, लेकिन इसका ज़्यादा बिजनेस इस शहर के अमीरों से होता है। थॉर्सन स्टॉक बेचने और ख़रीदने में बड़ा मलका रखता था। जैसे इसे मालूम हो जाता हो कि कब ख़रीदना है और कब बेचना है। वो न सिर्फ अपने मौक्किलों के लिए बल्कि खुद अपने लिए भी बड़े बड़े सौदे करता था। 35 साल की उम्र में उसने कैथराइन लॉन्ग स्टोन से शादी की।
कैथराइन का बाप जूई लॉन्ग स्टोन पेट्रोल का बिजनेस करता था, मगर शादी के 3 माह बाद यके बाद दीगरे कई खुश्क कुओं की खुदाई ने उसे दिवालिया कर दिया। कैथराइन के लिए ये बड़ी खुशनसीबी थी कि वो थॉर्सन की बीवी थी। उनके 2 बच्चे हुए, टेरॉन्स और एंजेला। उन दोनों के बारे में दिलचस्पी की कोई बात रिकॉर्ड में नहीं थी, लेकिन इस बारे में बहुत कुछ था कि मिसेस थॉर्सन किस तरह अपने शौहर की दौलत बेदरीग पार्टियों और अपने बनाव श्रृंगार पर खर्च करती है। उसे अब भी माशरती हलकों में बहुत फयाज मेजबान समझा जाता है। गुज़िश्ता साल जब थॉर्सन की उम्र 62 साल थी, वो अपनी लाइब्रेरी में मुर्दा पाया गया। यूं तो वो दिल का मरीज था, उसका डॉक्टर 10 साल से इस मर्ज का इलाज कर रहा था। थॉर्सन पर काम का बहुत दबाव था, चुनाचे मिसेस थॉर्सन या उसके डॉक्टर के लिए उसकी मौत हैरत का बाइस नहीं थी। डॉक्टर ने कुदरती मौत का सर्टिफिकेट दे दिया, मगर कॉरोनर हर्बर्ट डॉसन ने ये सवाल जरूर उठाया कि थॉर्सन की कनपट्टी पर एक गहरा जख्म कैसे आया। डॉक्टर का ख्याल था कि ये जख्म उसको हार्ट अटैक के बाद लगा था। हार्ट अटैक से वो गिरा तो उसका सर मेज के कोने से टकरा गया। उसके देरीना मुलाजिम बटलर जॉर्ज स्मिडले ने गवाही देते हुए बताया कि उसने किसी भारी चीज के गिरने की आवाज सुनी। वो जल्दी से लाइब्रेरी में गया तो उसका मालिक मर चुका था। उसने एक आईने की मदद से उसकी सांस की भाप देखने की कोशिश की, मगर बेकार। चुनाचे थॉर्सन की मौत कुदरती करार दे दी गई। कॉरोनर डॉसन ने, जो मिसेस थॉर्सन का अच्छा दोस्त भी था, उसके साथ बड़ी हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया। अब मिसेस थॉर्सन तमाम दौलत और जायदाद की मालिक है और इसी धड़ल्ले से पार्टियां दे रही है। वसीयत के मुताबिक एंजेला को $10,000 सालाना मिलेंगे। ये रकम ट्रस्ट की आमदनी के अलावा है। मिस्टर टेरॉन्स को कुछ नहीं मिलेगा। बहुत खूब, मैंने कहा। जैसा कि तुमने कहा, हमारा काम सिर्फ ये है कि मालूम करें एंजेला को ब्लैकमेल किया जा रहा है या नहीं। मैं टेरॉन्स के बारे में भी सोच रहा हूँ और इस शराबी बटलर के मुताल्लिक भी। अब हमें इस केस की एक फाइल बना लेना चाहिए। तुम कर्नल को तो जानते ही हो, जब वो वापस आएगा तो फाइल देखना चाहेगा। 6:30 बजे तक हमने अपना काम खत्म कर लिया और मैं सूजी लॉन्ग के बारे में सोचने लगा। आज ही की रात हम लॉबस्टर एंड क्रेब रेस्टोरेंट में मिला करते थे, जो कि साहिल समुंदर पर वाक़ था। वहाँ और भी रेस्टोरेंट थे, मगर उसकी कीमतें मुनासिब थीं और उसका मालिक फ्रेडी कॉटरल अच्छे खाने तैयार कराता था। आज रात तुम्हारी क्या मसरूफियत है? मैंने एंडरसन से पूछा। कुछ नहीं, घर जाऊंगा, खाना तैयार करूंगा, फिर रात को सोने के वक्त तक टीवी देखता रहूंगा। ये भी कोई जिंदगी है? तुम्हें मेरी तरह कोई अच्छी सी लड़की तलाश कर लेना चाहिए। मगर ये भी तो देखो कि इस तरह मैं कितनी रकम बचाता हूँ। एंडरसन मुस्कुराया। अच्छा, अब कल मुलाकात होगी। मेरा 2 कमरों का अपार्टमेंट सी कॉम के आगाज में वाक़ था। सी कॉम मुलाजिम और मजदूर पेशा लोगों की बस्ती थी। मैंने अपनी कार पार्क की और लिफ्ट के जरिए 4थी मंजिल पर गया, जहां मेरा अपार्टमेंट था। सूजी के मिलने से पहले अपार्टमेंट की हालत वैसी ही थी जैसी एक कुंवारे के घर की हो सकती है, लेकिन सूजी ने बहुत कुछ तब्दील कर दिया था। वो बेली व्यू होटल में काम करती थी। वहां से 2 पेंटर्स बुलाकर उसने नया रंग रोगन कराया। होटल ही से कुछ अच्छा सेकंड हैंड सस्ती कीमत में सामान खरीदकर अपार्टमेंट के दोनों कमरों को मुनासिब तौर पर आरास्ता कर दिया और अपार्टमेंट की सूरत ही कुछ और हो गई। दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल होते ही एक दीवार नजर आती थी। अभी तक हम दोनों ये तय नहीं कर सके थे कि इस दीवार के साथ क्या किया जाए। मेरा ख्याल था कि किताबों की 1-2 अलमारियां लगवा दी जाएं, जबकि सूजी वहां कुछ अच्छी तस्वीर आवीज़ा करना चाहती थी। लेकिन उस दिन मैं अपार्टमेंट में दाखिल हुआ तो सामने की दीवार खाली नहीं थी। किसी ने उस पर सियाह रंग से 6 इंच बड़े हरूफ में एक पैगाम लिख दिया था, एंजेला से दूर रहो वरना। वो जरूर दरवाजे की आड़ में छुपा मेरे इंतजार कर रहा होगा। मेरे अंदर आते ही बड़े फुर्तीले माहिराना अंदाज में हमला आवर हुआ। मैंने सर पर एक शदीद ज़र्ब महसूस की। आंखों के सामने रोशनी का झमाका हुआ और फिर मुकम्मल तारीकी छा गई। अगली सुबह 9:45 बजे कदरी निढाल कैफियत में मैं पैसिफिक एंड नेशनल बैंक में दाखिल हुआ। बूढ़ी इस्तकबालिया क्लर्क मिस क्रिच ने एक सर्द निगाह से मेरा इस्तकबाल किया। मैं मिस्टर ऑकलैंड को इत्तला कर दूंगी, वो बोली। तुम मिस्टर वेलिस ही हो ना? मैं इस औरत से बोर हो चुका था। बड़ी जहालत से काम लेती हो तुम, मैंने जवाब दिया। तुम मिस क्रिच ही हो ना? मिस्टर वेलिस आ गए हैं, उसने होठ भींचकर एक बटन दबाते हुए कहा। ऑकलैंड अपने ऑफिस से बाहर निकल आया, मुझसे हाथ मिलाया। तुम वहां बैठकर इंतजार करो,
उसने एक जानिब इशारा किया। मैंने मिस क्रिच से कह दिया है कि एंजेला आए तो तुम्हें इशारे से बता दे। मैं इस्तकबालिया मेज से तकरीबन 10 फुट के फासले पर एक कुर्सी पर बैठ गया। मेरे सर में शदीद दर्द हो रहा था। अगरचे आज सुबह सूजी ने मुझे दर्दकश गोलियां खिला दी थी, जिनसे दर्द कम जरूर हो गया था, लेकिन ख़त्म नहीं हुआ। मैं गुज़िश्ता शाम के बारे में सोचने लगा। जब सूजी मुझे लेने आई तो उसने बैरूनी दरवाज़ा खुला पाया। सामने ही दीवार पर वो इबारत लिखी थी और मैं नीम बेहोशी के आलम में फर्श से उठने की कोशिश कर रहा था। उसने मुझे सहारा देकर सोफे पर लेटाया। दाहिने कान के करीब सर के पिछले हिस्से में अंडे के बराबर गोमड़ा नमूदार हो चुका था। वो किचन में गई, तौलिए में बर्फ लपेट कर लाई और सिकाई करने लगी। 10 मिनट बाद मेरी कैफियत खासी बेहतर हो गई। मुझे इस हादसे पर अफसोस है, मैंने एक फीकी मुस्कुराहट से कहा। दरअसल एक गैर मुतवक्को मेहमान आ गया था। बातें मत करो, बिस्तर पर लेटो और सो जाओ। मुझे भी ये मशवरा मुनासिब मालूम हुआ। चुनाचे उसकी मदद से लिबास तब्दील किया और बिस्तर में घुस गया। सूजी ने मेरे इसरार पर मजबूर होकर एक गिलास में स्कॉच विस्की लाकर दी। डॉक्टर को फ़ोन करने के लिए पूछा, मगर मैंने मना कर दिया कि हम लोगों की ऐसी खातिर मदारात तो होती ही रहती हैं। मैं कल सुबह तक ठीक हो जाऊंगा। तुम्हें देखकर तो मैं डर ही गई थी, सूजी ने कहा। आखिर ये मामला क्या है? कोई ऐसी बात नहीं है कि तुम बिलावजह खुद को परेशान करो, मैंने उसे इत्मीनान दिलाया। अब तक सूजी जान चुकी थी कि मैं अपने काम के बारे में कभी कोई बात नहीं बताता। क्या मैं ये भी नहीं पूछ सकती कि एंजेला कौन है? नहीं। अच्छी बात है, मैं तुम्हें नींद की गोलियां देकर चली जाऊंगी। सूजी ने मुझे नींद की गोलियां खिलाईं और कहा कि वो पेंटर को बुलाकर दीवार पर दोबारा रंग करा देगी। और चूंकि साफ जाहिर था कि जो भी था बैरूनी दरवाजे का कुफल खोलकर अपार्टमेंट में आया था, इसलिए उसने ये भी कहा कि वो दरवाजे पर ऐसा ताला लगवा देगी जिसे कोई न खोल सके। मैं रात को गहरी नींद सोया। उठा तो हालत काफ़ी बेहतर थी, लेकिन सर में दर्द मौजूद था। मैं हिस्ब वादा 9:15 बजे एंडरसन के घर गया। हम अपनी अपनी कार में बैंक पहुंचे। मैंने उसे गुज़िश्ता रात का वाक़या बताया। इस मुसीबत का ताल्लुक हमारे केस से तो नहीं? उसने पूछा। शक तो यही होता है, लेकिन हम तो ऐसी मुसीबतों के आदी हैं। किसी न किसी ने उन लोगों को बताया होगा कि हम एंजेला के बारे में तहकीकात कर रहे हैं, मगर वो कौन हो सकता है? हमें ये भी मालूम करना है, मैंने जवाब दिया और कार से उतरकर बैंक की तरफ चल दिया। मैं कुर्सी पर बैठा अखबार पढ़ रहा था। गाहे गाहे मिस क्रिच को भी देख लेता था, जो अपने काम में मसरूफ थी। तब अचानक वो सर्द मुस्कुराहट के साथ उठी। उसकी निगाह दरवाजे की तरफ थी। मैंने देखा कि एक लड़की बैंक में दाखिल हुई। गार्ड ने उसे सलाम किया। मैंने उसे गहरी नज़रों से देखा। ये एक माचिस की तीली थी। उसने तिनकों का बना बड़ा सा हैट पहन रखा था और आंखों पर कम से कम 4 इंच बड़े शीशों का धूप का चश्मा था। इन दोनों चीज़ों ने उसके चेहरे को तकरीबन पूरा छुपा लिया था। उसने गहरे रंग की ढीली ढाली टी शर्ट पहनी हुई थी और साथ में वही नीले रंग की जीन्स थी जो आजकल सारी दुनिया की बेशतर लड़कियां इस्तेमाल करती हैं। बज़ाहिर वो कोई सयाह लड़की मालूम होती थी जो छुट्टियां गुजारने आई हो। मिस क्रिच उसे ऑकलैंड के ऑफिस में ले गई। मैं जल्दी से बाहर निकला और एंडरसन को एंजेला के बारे में बताया। वो पहले ही अंदाज़ा लगा चुका था। इसने वो कार दिखाई जिसमें एंजेला आई थी। कार एक पुरानी वॉक्स वैगन थी। उसके लिबास और कार से हरगिज ये अंदाज़ा नहीं हो सकता था कि वो कोई दौलतमंद लड़की है। मैंने एंडरसन से कहा कि मैं अपनी कार यहीं छोड़ जाऊंगा और उसकी कार में हम दोनों एंजेला का ताक़ुब करेंगे। तकरीबन 10 मिनट के बाद एंजेला बैंक से बाहर आई तो उसके हाथ में एक छोटा सा प्लास्टिक का ब्रीफकेस भी था। बिलाशुबा ये उसे ऑकलैंड ने दिया होगा और इसमें भी कोई शुबा नहीं था कि $10,000 भी इसी में रखे होंगे। उसका ताक़ुब करने में हमें कोई दुश्वारी नहीं हुई। मुनासिब रफ्तार से चलती हुई वो साहिली इलाके की तरफ जा रही थी। दाएं बाएं मुड़ती मुख्तलिफ सड़कों गलियों से होती हुई वो उस जगह पहुंची जहां मछेरे अपनी कश्तियां खड़ी करते थे। उसने अपनी कार एक पार्किंग लॉट पर रोकी। एंडरसन आगे निकलता चला गया और एक दूसरे पार्किंग लॉट पर रुक गया। एंजेला कार से उतरकर एक क्लब बार की जानिब चली जिस पर द ब्लैक कैसेट का बोर्ड लगा था। वो अंदर चली गई तो मैं भी क्लब की तरफ बढ़ा। देखा कि बोर्ड पर नुमाया तौर से तहरीर है, सिर्फ सियाह फाम भाइयों के लिए, यहाँ गोरों का दाखिला मना है। मैंने अंदर जाना मुनासिब नहीं समझा और वापस लौट गया। एंडरसन से कहा कि वो क्लब पर निगाह रखे, मैं घूम फिर कर मालूमात हासिल करता हूँ।
پرہجوم ساحلی علاقے میں گھومتے ہوئے میں نیپچون ٹیورن کی طرف چلا، جہاں مجھے البرنی کے ملنے کا یقین تھا، اور بلا شبہ وہ اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھا بیئر کے ایک خالی ڈبے سے کھیل رہا تھا۔ البرنی ساحلی علاقے کی ایک مستقل نشانی تھا۔ اس کا دعویٰ تھا اور بجا تھا کہ وہ اپنے کان زمین سے لگائے رکھتا ہے، اس لیے ساحلی علاقے اور پیراڈائز سٹی کے نمایاں افراد کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں جو اسے معلوم نہ ہو۔ معلومات جمع کرنے کے علاوہ اس کا خاص شوق بیئر پینا اور ساسیج کھانا تھا، جس میں اتنی مرچیں ہوتی تھیں کہ کوئی عام آدمی اسے کھا بھی نہیں سکتا تھا۔ ایکمی ایجنسی کے سراغ رسانوں سے اس کے تعلقات بڑے دوستانہ تھے۔ سراغ رساں اسے خوب بیئر پلاتے اور وہ انہیں مفید معلومات فراہم کرتا تھا۔ اس نے مجھے دیکھا تو مسکراتے ہوئے بیئر کا خالی ڈبہ سمندر میں پھینک دیا۔ تمہیں دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی مسٹر ویلس، اس نے کہا۔ میں سوچ ہی رہا تھا کہ ناشتے کا وقت ہو گیا ہے۔ ناشتہ کرو گے؟ آؤ نیپچون بار میں چلیں، میں نے جواب دیا۔ تمہاری بیئر اور ناشتہ میرے ذمہ رہا۔ تم جتنے شریف آدمی ہو اتنی ہی اچھی باتیں بھی کرتے ہو۔ البرنی اپنے بھاری بھرکم وجود کے ساتھ اٹھا اور نیپچون ٹیورن کی جانب چل دیا۔ میں اس کے پیچھے چلا۔ بار کے نیم تالیک کمرے میں داخل ہوتے ہوئے البرنی نے بار کے نیگرو مالک سام کو اشارہ کیا۔ سام، ناشتہ لاؤ اور ذرا جلدی۔ ضرور مسٹر البرنی، سام نے کہا اور باچھے پھاڑ کر ہنستے ہوئے میری طرف دیکھا۔ تم بھی کافی یا کچھ اور لینا پسند کرو گے مسٹر ویلس؟ سر دست نہیں، میں نے جواب دیا۔ میں اس کی کافی کا ذائقہ چکھ چکا تھا۔ میں نے ابھی ناشتہ کیا ہے۔ البرنی ایک گوشے میں پڑی اپنی پسندیدہ میز پر بیٹھ چکا تھا۔ میں اس کے قریب بیٹھ گیا۔ کرنل کے کیا حال چال ہیں؟ ٹھیک تو ہے؟ البرنی نے پوچھا۔ کرنل تو آج کل واشنگٹن گیا ہوا ہے، تم کیسے ہو؟ ظاہر ہے جوان تو نہیں ہو رہا ہوں، مگر مجھے کوئی شکایت نہیں۔ اگلے ماہ سے سیاحوں کی آمد شروع ہو جائے گی۔ وہ میرے پاس آتے ہیں اور میں انہیں ایسے قصے سناتا ہوں کہ وہ حیران رہ جاتے ہیں، خوش ہو کر انعام دیتے ہیں۔ سام نے بیئر کا ایک کین اور ساسیج کی ایک پلیٹ البرنی کے سامنے رکھ دی۔ اس نے فوراً 3 ساسیج اٹھا کر منہ میں ٹھوس لیے۔ تیز مرچوں نے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری کر دیے۔ البرنی نے جلدی سے بیئر کا کین اٹھایا اور ایک ہی سانس میں نصف خالی کر دیا۔ ہاضمے کے لیے بہت ہی عمدہ چیز ہے، البرنی منہ چلاتے ہوئے بولا۔ بیئر کا گلاس خالی ہو گیا تو سام نے جلدی سے بھر دیا۔ میں صبر کے ساتھ انتظار کرتا رہا۔ آخر ساسیج کی پلیٹ خالی ہو گئی، بیئر کا تیسرا گلاس بھی ختم ہو گیا اور البرنی نے اطمینان کی گہری سانس لی۔ اب بتاؤ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ البرنی نے مجھ سے کہا۔ تم مجھے بلیک کیسٹ کے بارے میں کیا بتا سکتے ہو؟ یہ سیاہ فام لوگوں کا کلب ہے، مگر گھٹیا کھانے اور شراب کے باوجود مقبول ہے، البرنی نے بتایا۔ پولیس کے ساتھ کوئی چپقلش نہیں ہے۔ 1 سال قبل کسی نیگرو نے خریدا ہے، پہلے صرف بار تھا، اس نے اسے کلب بنا دیا ہے۔ ہمارے شہر میں سیاہ فام لوگوں کی تعداد زیادہ نہیں، ان کے مقابلے میں ویتنامی زیادہ ہیں۔ بہرحال نیگرو لوگ یہاں جمع ہوتے ہیں، انہیں ڈانس کرنے اور مل بیٹھنے کا ایک ٹھکانہ مل گیا ہے۔ اسے خریدا کس نے ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس کا نام ہینک اسپٹلے ہے، مگر وہ ایسا آدمی نہیں جس سے کوئی تعلق رکھا جائے۔ بڑا بدماش اور شرپسند ہے، اپنے معاملات میں مداخلت گوارا نہیں کرتا، البرنی نے جواب دیا۔ میں نے اپنے چہرے پر کوئی تاثر ظاہر نہیں ہونے دیا۔ اس کے باپ کا نام کیا ہے؟ میں نے دوسرا سوال کیا۔ جوش اسمڈلے، وہ اس دولت مند چڑیل مسز ہنری تھارسن کے یہاں بطور بٹلر کام کرتا ہے۔ میں نے سنا ہے بیچارہ آج کل شراب بہت پینے لگا ہے۔ ایک ناخلف بیٹے کا باپ اور ایک جھگڑالو بیوی کا شوہر ہونے کا یہی انجام ہوتا ہے۔ بیوی اس سے جھگڑا کر کے اسے چھوڑ گئی، اور مسز تھارسن ایسی عورت ہے جس کا برتاؤ اچھے خاصے آدمی کو شراب میں سکون لینے پر مجبور کر سکتا ہے۔ اس کی بیوی اسے چھوڑ کر چلی گئی؟ میں نے کچھ حیرت سے پوچھا۔ ہاں، مجھے خود جوش نے بتایا تھا، البرنی نے جواب دیا۔ وجہ یہ تھی کہ اس کی بیوی بیٹے کو برا بھلا کہتی تھی۔ بیٹا آوارہ بدماش تھا اور اب بھی ہے، مگر جوش اس سے بہت محبت کرتا ہے۔ اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان ہمیشہ ہینک کے سلسلے میں لڑائی ہوتی رہتی تھی۔ آخر جب مسٹر تھارسن کا انتقال ہوا تو دونوں الگ ہو گئے۔ جوش مسز تھارسن کی خدمت کرتا ہے اور اس کی بیوی، جس کا نام ہنا ہے، بیٹی کی دیکھ بھال کرتی ہے۔ باپ کے مرنے پر بیٹی کو بہت بڑی دولت ملی ہے، مگر تمام دولت مندی کے باوجود ان کی زندگی قابل رشک نہیں۔ آئے دن کسی نہ کسی پریشانی میں گھرے رہتے ہیں۔ میرے پاس دولت نہیں، مگر کوئی پریشانی بھی نہیں۔ بیٹی کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ میں نے سوال کیا۔